आज हम भारतीय भूगोल की कक्षाओं में हम भारत के भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो भारतीय भूगोल से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि भूगोल पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल और कठिन होते हैं, जिसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या हो सकती है। अगर कंसेप्ट न मालूम हो तो भारतीय भूगोल से रिलेटिव क्वेश्चन बहुत ही गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में देखेंगे। और स्थिति और विस्तार वाले चैप्टर में बात करें तो हम जो मुख्य बातें हैं, जैसे भारत की तटीय सीमा की लंबाई, उसके बाद में स्थलीय सीमा की लंबाई और उस पर स्थित भारत के प्रमुख राज्य, और उसके साथ साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत का उत्तर से दक्षिणी और पूर्व से पश्चिमी विस्तार और क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। और इन टॉपिकों के अलावा जैसे भारत का गोलार्धी विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को भी देखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं भारत के क्षेत्रफल से। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है या वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो देखिए भारत का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, उसके बाद में अगर पश्चिमी तट गुजरात से लेकर सबसे पूर्वी तट अरुणाचल प्रदेश तक, अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। उसके बाद में अगर भारत के गोलार्धी स्थिति की बात करें तो भारत किस गोलार्ध का देश है, इस टॉपिक को भी जान लेते हैं। तो अगर गोलार्धी विस्तार की अगर बात करें तो देखिए ये क्या है, गोलार्ध है। और गोलार्ध के मध्य से जो रेखा जाती है उसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, देखिए जो ये अक्षांश रेखाएं होते हैं वो किसी भी गोलार्ध को उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश या इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो देखिए 0 डिग्री के अगर उत्तरी साइड में जो पार्ट बचता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उसके बाद में अगर दक्षिणी भाग की अगर बात करें तो इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए 0 अक्षांश या भूमध्य रेखा गोलार्ध को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। पहला उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध। अगर वहीं नीचे की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध होगा। उसके बाद में भारत की अगर स्थिति की बात करें तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर अर्थात भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध का देश है।
तो देखिए उत्तरी गोलार्ध का, तो देखिए ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो 90 ऊपर होती है और 90 नीचे। कुल मिलाकर अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो 90 नीचे और 90 ऊपर और प्लस 0, पूरा अक्षांश रेखाएं कितनी होगी? 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो देखिए अगर जैसे जैसे अक्षांश रेखाएं ऊपर जाएंगी उसकी लंबाई क्या हो जाती है? कम होती जाती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध पे अगर बात करें तो एक पॉइंट नुमा रह जाती है। सेम उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध पर या दक्षिणी ध्रुव पर एक पॉइंट रह जाती है। उसके बाद में बात करें कि देखिए ये ऊपर है तो कुछ न कुछ इसका उत्तरी अक्षांश होगा। तो देखिए ये जो नीचे है ये आपका जो तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी छोर है, ये क्या है? 8.4 डिग्री उत्तरी से। देखिए क्योंकि भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध का देश है, तो 8.4 उत्तरी से। उसके बाद में अगर बात करें सबसे भारत का उत्तरी पॉइंट जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से सटा हुआ है, ये क्या है? 37.6 डिग्री उत्तरी तक है। तो देखिए भारत का अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार में 2 पॉइंट आ जाएगी। विस्तार में पहला क्या होगा? अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार, और दूसरा क्या होगा? देशांतरी विस्तार। तो देखिए अक्षांशी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 8.4 डिग्री से, या इसे आप लिख लीजिए उत्तरी से 37.6 डिग्री तक। उसके बाद में देशांतरी, जिस देशांतरी अगर विस्तार की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिणी जो मिलाने वाली रेखा होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? देशांतरी रेखा कहते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, तो देखिए जिस प्रकार से 0 अक्षांश रेखाएं होती हैं उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी होती है जो देशों के समय का विभाजन करती है। तो देखिए ये जो है, ये जो देशांतर रेखा होती है ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी साइड में समय प्लस में, और वहीं अगर पश्चिमी साइड की बात करें तो समय क्या होता है? माइनस में चलता है। तो उसके बाद में यहाँ पे भारत है, तो भारत किस साइड में है? तो देखिए ये जो 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर के क्या है? पूर्वी साइड में है। तो इसका क्या होगा? अगर 0 है तो इस साइड में कितने होंगे? 180 होगा, और इस साइड में भी 180 होंगे। तो इसी प्रकार भारत की अगर देशांतरी अगर विस्तार की अगर बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई देशांतर रेखा होगी और यहाँ से भी कोई ना कोई देशांतर रेखा गुजरेगी। तो देखिए जो देशांतर रेखा है ये जो गुजरात का सबसे पश्चिमी तट अर्थात ये क्या है? 68.7 डिग्री। अब देखिए पूर्वी, तो ये क्या है? पूर्वी देशांतर से, और ये जो अरुणाचल प्रदेश का अर्थात ये कितना हो जाएगा? 68.7 पूर्वी देशांतर से। ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये कहाँ तक होगा? 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अर्थात भारत का अगर देशांतरी अगर विस्तार की बात करें
तो 68.7 से 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और इसकी गोलार्धीय स्थिति अगर अक्षांश के थ्रू देखा जाए तो कौन सा किस गोलार्ध में भारत स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध का देश है, गोलार्ध का देश है। लेकिन अगर अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो देखिए ये क्या है, ये तो उत्तर हो गया, उत्तर, और देशांतरी अगर बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पूर्वी। तो ये क्या आ जाए आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो देखिए दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। उत्तरी गोलार्ध का भी देश है, ये अक्षांशी अगर आप विस्तार से देखेंगे तब। अगर अक्षांशी और देशांतरी विस्तार से अगर बात करें तो भारत क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। चलिए अब क्षेत्रफल और विस्तार के बाद हम बात करते हैं भारत की जो देशांतर रेखाएं हैं उनमें कितने डिग्री देशांतर का अंतर है। तो देखिए भारत का जो देशांतरी प्रसार है 68.7 से 97.25। अगर इसके देशांतरी अगर विस्तार की अगर बात करें तो कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। अगर 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक अगर देशांतरी अंतराल अर्थात 97.25 में से अगर 68.7 डिग्री अगर आप घटाएंगे तो कितना का अंतराल होगा? 30 डिग्री देशांतरी अंतराल होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि 30 डिग्री देशांतरी विस्तार है तो देखिए 1 डिग्री देशांतरी विस्तार को तय करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। तो वहीं अगर 30 डिग्री देशांतरी विस्तार को तय करने में कितना समय लगेगा? 30 गुणित 4 बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट, अर्थात कितना हो जाएगा? 2 आवर। तो देखिए अगर बात करें कि 68.7 पूर्वी देशांतर और 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है, अर्थात 120 मिनट का अंतर है। अर्थात एक व्यक्ति अगर गुजरात में है और दूसरा व्यक्ति क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो दोनों जगहों के बीच में समय का अंतराल कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का अंतराल होगा। तो देखिए इसी समय अंतराल को मैनेज करने के लिए दोनों देशांतरी विस्तार के मध्य में एक जो रेखा खींची गई है उसी को हम मानक समय रेखा कहते हैं। अर्थात अगर 30 डिग्री देशांतरी विस्तार है तो 30 डिग्री का अगर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। या तो 97 में से 15 अगर घटा देंगे या तो 68.7 में 15 डिग्री देशांतर जोड़ देंगे तो वो जो रेखा होगी वो मानक समय रेखा का
का क्रिएशन होगा। अर्थात देखिए ये जो रेखा है ये 82 82 सही 1/2 डिग्री जो देशांतरी रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। तो देखिए मानक समय रेखा की जरूरत क्यों पड़ी, तो मानक समय रेखा की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखिए अगर वही रीजन है कि अगर गुजरात में कोई व्यक्ति और गुजरात के अलावा अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतराल होगा, 2 घंटे का। अर्थात अगर सुबह के टाइम अगर बात करें तो अगर गुजरात में बैठे व्यक्ति के यहाँ सुबह 7 बजे सूर्य का उदय होता है तो वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य का उदय हो जाएगा। तो इसी समय को मैनेज करने के लिए हमें 82 सही 1/2 डिग्री को मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो मानक समय रेखा है ये किन किन राज्यों से होकर जाता है, तो देखिए 82 सही 1/2 डिग्री जिसे हम क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं, मानक समय रेखा। तो देखिए मानक समय रेखा की अगर बात करें तो मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। पहला देखिए यूपी का एक शहर जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के नज़दीक एक नैनी है, नैनी से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। तो देखिए यूपी के बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो अर्थात बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा के बाद हम अब बात करते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो कर्क रेखा की बात करते हैं कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए यही है आपका 23.5 डिग्री अक्षांश जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो देखिए कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा तो पहले तो ये क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो बात करते हैं कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से या 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं पहले उसको जान लेते हैं। देखिए पहला गुजरात, राजस्थान के 2 जिले से होकर गुजरती है। और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और पूर्वी अर्थात पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य जो कि त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो देखिए पहला गुजरात, उसके बाद में
राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों, पहला त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। पहले तो ये 8 राज्यों के नाम जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से 23.5 डिग्री अक्षांश अर्थात कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा पर आधारित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि कर्क रेखा की लंबाई कौन से राज्य में सबसे कम है, अर्थात कर्क रेखा भारत के किस राज्य में से गुजरता है जिसमें उसकी लंबाई क्या है, कम है। और वहीं लंबाई में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई अधिक है। तो देखिए, कर्क रेखा की लंबाई पर आधारित क्वेश्चन पहले पूछता है, फिर उसके बाद में राजधानी पर आधारित पूछता है। तो लंबाई की बात करें, कर्क रेखा की अगर लंबाई सबसे ज़्यादा एमपी राज्य में है और सबसे कम बात करें तो राजस्थान में है। कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। अगर वहीं सबसे कम लंबाई की अगर बात करें तो कहाँ पे है, राजस्थान में, क्योंकि ये राजस्थान के 2 जिले से होकर गुजरती है। उसके बाद में यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि कर्क रेखा पर स्थित कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, अर्थात 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए, ये झारखंड राज्य की जो राजधानी है, झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो कर्क रेखा पर स्थित है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन 2 शहर हैं, अर्थात कौन 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के समीप स्थित है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश की राजधानी जो कि भोपाल, ये कर्क रेखा के नज़दीक है। वहीं अगर बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी कर्क रेखा के नज़दीक है। तो चलिए, अब कर्क रेखा से संबंधित सारी बातें हो चुकी। उसके बाद में कर्क रेखा के बाद हम बात करते हैं कर्क रेखा के बाद। चलिए अब स्थलीय सीमा के बारे में बात करते हैं, या सीमा के बारे में। तो सीमाएं कितनी प्रकार की हैं? सीमा 2 प्रकार की है। पहला स्थलीय सीमा और दूसरी तटीय सीमा। देखिए, स्थलीय सीमा जो है भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान,
म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाते हैं वो क्या है, स्थलीय राज्य सटे हुए हैं। तो देखिए, अगर बात करते हैं कि स्थलीय सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं, तो देखिए यहाँ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जितने भी ये राज्य हैं ये स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। उसके बाद में जो तटीय सीमा है, तो गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य हैं ये तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। इसमें दो ऐसे राज्य हैं जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों से सटे हुए हैं। देखिए, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो चलिए बात करते हैं स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो देखिए स्थलीय सीमा से अगर राज्य की बात करें तो पहला गुजरात, उसके बाद में दूसरा राज्य हो जाएगा ऊपर राजस्थान, पंजाब, तीसरा हो जाएगा पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। उसके बाद में देखिए दो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चौथा हो जाएगा आपका J&K। ये क्या है, इसको भी आप स्टार कर लीजिए और इसको डबल स्टार कर लीजिए, क्योंकि एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। पांचवा अगर बात करें तो लद्दाख हो जाएगा। और उसके बाद में अगर छठवें राज्य की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्या हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, सातवां यूके, आठवां यूपी, नौवां बिहार, BH। उसके बाद में अगर 10वां की अगर बात करें तो आपका 10वां हो जाएगा सिक्किम, उसके बाद में सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो देखिए आगे है, सिक्किम के बाद में हो जाएगा आपका 11वां नंबर पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 12 नंबर पे हो जाएगा नागालैंड, 13 पे आपका हो जाएगा मणिपुर, 14 नंबर मिजोरम, मिजोरम के बाद में 15 पे हो जाएगा आपका त्रिपुरा, 16 नंबर की अगर बात करें तो 16 पे आपका हो जाएगा असम, 17 पे आपका हो जाएगा मेघालय, 18 नंबर आपका क्या हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से मिलकर बनी है, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर भारत की स्थलीय सीमा का निर्माण होता है। अगर वहीं पड़ोसी अगर देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जो कि स्थलीय सीमा से जुटे हुए हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा का निर्माण
16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, या 16 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद में 2 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि पहले जम्मू कश्मीर एक क्या था, राज्य था, उसका विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिससे स्थलीय सीमा पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो चलिए अब बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो अगर स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। वहीं अगर तटीय सीमा की अगर बात करें तो तटीय सीमा में 2 पॉइंट आते हैं। पहला, द्वीपों को शामिल कर लिया जाए और द्वीपों को न शामिल किया जाता है, अर्थात मुख्य भूमि को लिया जाए। तो अगर मुख्य भूमि की अगर बात करें तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है, 6100 किलोमीटर। उसके बाद में अगर द्वीपों को शामिल कर दिया जाए, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि द्वीपों को ले लिया जाए, तो इसकी लंबाई कितना हो जाती है, 7516 किलोमीटर। तो देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की अगर लंबाई 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर, अगर द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो 7516 किलोमीटर हो जाती है। और स्थलीय सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं उसको हम देख चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, भारत के किन किन राज्यों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तो देखिए, अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो देखिए, पाकिस्तान भारत के किन किन राज्यों से अपनी सीमा का निर्माण करता है। तो देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तो कौन कौन से राज्य हुए, पहला, पाकिस्तान की सीमा गुजरात से सटी हुई है। फिर उसके बाद में राजस्थान के बाद पंजाब के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है। तो देखिए, पाकिस्तान भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वहीं अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान भारत के किन किन राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। तो देखिए, अफ़गानिस्तान भारत के बस मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर के साथ अपनी सीमा का निर्माण करता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ, जम्मू एंड कश्मीर, अर्थात यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, भारत के पड़ोसी देश जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद अब चीन की बात करते हैं। तो चीन की अगर बात करें तो चाइना भारत के किन किन राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। तो देखिए, चीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। अर्थात अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 3
राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, जैसे हो गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चाइना अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ये हो गए आपके 4 राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिससे चाइना की सीमा सटी हुई है। देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तो चलिए अब चाइना के बाद हम बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए मैप में नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। तो देखिए कुल मिलाकर नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यूपी, बिहार, उसके बाद में वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्यों के साथ नेपाल अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहला उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वहीं अगर भूटान की बात करें तो भूटान देखिए ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये क्या है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देखिए भूटान की अगर बात करें तो भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहला सिक्किम के बाद अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के बाद असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों के साथ भूटान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं मैप में देखिए, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चलिए अब भूटान के बाद हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है? तो देखिए अगर म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार भारत के अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अर्थात म्यांमार भी भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, यंडी, फिर उसके बाद में मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा
बनाता है। उसके बाद में अगर बात करें लास्ट पड़ोसी देश जो कि बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। तो देखिए बांग्लादेश त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल अर्थात 5 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। अर्थात बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देखिए बीडी की अगर बात करें तो बीडी भारत के वेस्ट बंगाल, असम के बाद में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और यहाँ से कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, जैसे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। तो देखिए ये एक साइड हो गया 2 और ये तीसरी साइड। तो देखिए त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगर इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन और यहाँ से बनने की संभावना होती है कि बताइए कि पूर्वोत्तर भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा का निर्धारण नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो बांग्लादेश से पूर्वोत्तर भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं, देखिए मणिपुर, नागालैंड और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये जो 3 राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं। तो चलिए अब स्थलीय सीमा से लगभग सारे तथ्य खत्म हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं तटीय सीमा की। तो तटीय सीमा की लंबाई की अगर बात करें तो आपको मालूम है कि मुख्य भूमि की अगर बात करेंगे तो मुख्य भूमि की लंबाई कितना है 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो लंबाई कितनी हो जाएगी 7516 किलोमीटर। तो अब हम बात करते हैं कि तटीय सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, अर्थात तटीय सीमा का निर्माण कौन कौन से राज्य करते हैं। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो देखिए राज्यों की अगर बात करें तो पहला क्या हो जाएगा गुजरात। गुजरात की अगर बात करें तो इसको आप स्टार कर लीजिए। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। देखिए ये क्या है तटीय सीमा में अगर बात करें तो ये क्या है पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं। अगर वहीं पूर्वी तट पर स्थित राज्यों की अगर बात करें तो पूर्वी तट पर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को भी आप स्टार कर दीजिए, क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल ये स्थलीय और तटीय अर्थात स्थलीय और जलीय सीमा के साथ ये दोनों राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। अर्थात गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थलीय और जलीय सीमा दोनों के साथ जुटे हुए हैं। तो देखिए, अगर बात करें तटीय सीमा, तो तटीय सीमा में अगर पश्चिमी तट की अगर बात करें तो पश्चिमी तट के 5 राज्य और पूर्वी तट के 4 राज्य, कुल मिलाकर 9 राज्यों के साथ तटीय सीमा सटी हुई है। 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये 9 राज्य जो हैं जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि कौन सा ऐसा तटीय राज्य है जो सबसे ज़्यादा तट से अपनी सीमा का निर्धारण करता है। तो कौन सा राज्य है? गुजरात। और सबसे छोटी अर्थात कम दूरी वाला तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। तो देखिए, अगर सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। और सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। तो देखिए, तटीय सीमा से संबंधित सारी बातों को हम देख चुके हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो न तो स्थलीय सीमा के साथ सटा हुआ है न तो तटीय सीमा के साथ सटा हुआ है। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर बात करें तो 16 स्टेट, 16 राज्य और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा का निर्धारण कर रहे थे। वहीं अगर तटीय सीमा की अगर बात करें तो ये 9 राज्य तटीय सीमा का निर्माण कर रहे थे। तो इसमें 2 राज्य ऐसे थे जो कि स्थलीय और जलीय दोनों से सटे हुए थे। तो कुल मिलाकर अगर 16 और 9 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25। और 2 राज्यों की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो आप 2 घटा लीजिए। तो घटा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 23 राज्य। तो देखिए, स्थलीय और तटीय सीमा का निर्धारण 23 राज्य करते हैं। तो ओवरऑल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं, तो 5 कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो न तो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं न तो तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, पहला है हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, उसके बाद में चौथा झारखंड और 5वां तेलंगाना। चलिए नोट कर लेते हैं। पहला हो जाएगा हरियाणा, दूसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद में तीसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा आपका झारखंड, 5वां आपका हो जाएगा तेलंगाना। तो ये जो 5 राज्य हैं वो न तो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं न तो जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। अर्थात ये जो 5 राज्य हैं भारत के राज्यों द्वारा घिरे हुए हैं।
तो चलिए अब स्थलीय जलीय के साथ साथ वो राज्य जो कोई सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं उसके बारे में हम देख चुके हैं। तो अब चलिए अब इन सारे टॉपिक से रिलेटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए इससे रिलेटिव क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो देखिए ऐसे 3 राज्य हैं। पहला जम्मू कश्मीर, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जम्मू कश्मीर। देखिए ये 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन कौन से देश हैं? पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके बाद चाइना। ये 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तीसरा आपका हो जाएगा चाइना। उसके बाद में हम बात करते हैं सिक्किम की। तो देखिए सिक्किम ऊपर चाइना के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और पूर्वी छोर में भूटान और पश्चिमी पे नेपाल के साथ, अर्थात सिक्किम जो राज्य है भारत का जो सिक्किम राज्य है ये 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहला चाइना, नेपाल, भूटान। उसके बाद में और एक राज्य है जो कि पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ये भी 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन है? वेस्ट बंगाल। ये भी 3 देश कौन कौन से देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या किन किन राज्यों की किन किन देशों के सीमाओं से सटा हुआ है? देखिए बीडी अर्थात बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो देखिए अब ये भी कंफर्म हो गया कि भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो कि 3 देशों के साथ उसकी सीमा सटी हुई है। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। चलिए अब बात करते हैं हम भारत के सबसे बड़े राज्य और छोटे राज्य अर्थात क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं। तो देखिए राज्य की अगर स्थिति की बात करें तो 2 कंडीशन में हम इसको देखेंगे। पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से। तो देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य पहला राजस्थान, उसके बाद में दूसरे स्थान पे एमपी और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे पे यूपी है। और वहीं जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है।
उसके बाद में हम क्षेत्रफल में देख लिए कि इसका क्रम क्या है। तो पहले पे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है। और क्षेत्रफल में अगर सबसे छोटे अगर राज्य की अगर बात करें तो कौन सा है? गोवा है। वहीं अगर जिला की अगर बात करें तो जिला गुजरात का एक जिला जो है कच्छ, जो कि सबसे बड़ा जिला है। वहीं अगर छोटे जिला की अगर बात करें तो माहे, जो कि पांडिचेरी का एक जिला है, ये सबसे छोटा जिला है। अब चलिए भारत की 28 राज्यों की स्थिति के बारे में हम देख चुके हैं। तो चलिए 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 8 कौन कौन से हैं? पहला अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर स्थिति की बात करें तो पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको 2 भागों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन कर दिया गया। देखिए ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर वहीं तीसरे केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो यहीं पे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की अगर स्थिति की बात करें तो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़। उसके बाद में यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि न्यू दिल्ली स्थित है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चौथा केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली स्थित है। वहीं अगर दमन और दीव जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित है। पांचवा दमन व द्वीप। छठा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जो कि एक द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है। छठा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहीं पे स्थित है। अगर सातवां की अगर बात करें तो पुडुचेरी, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं हम माहे, तो ये केरल की सीमा पर स्थित है। वहीं अगर बात करें दूसरा पुडुचेरी और कराईकल, ये तमिलनाडु के पूर्वी छोर पर स्थित है। और यमन जो कि आंध्र प्रदेश की सीमा पर या आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित जिला है। तो देखिए ये पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन जो कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के राज्य हैं, ये कितने राज्यों में फैले हुए हैं? इसके जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो इसके 4 जिला 3 राज्यों में फैले हुए हैं। उसके बाद में 8वां केंद्र शासित प्रदेश है
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। देखिए यही क्या है, ये भी एक द्वीप ही है। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यही 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति और अवस्थिति है। तो चलिए इसके बाद हम और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि भारत के स्थिति और विस्तार से संबंधित हैं। तो भारत के स्थिति और विस्तार से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो भारत का एक राज्य जो कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा सटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा पहला अगर बात करें तो देखिए यूके, दूसरा बात करें तो हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा और चौथा की अगर बात करें तो राजस्थान एमपी, राजस्थान, पांचवा हो जाएगा एमपी, छठा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, सातवां हो जाएगा आपका झारखंड और वहीं आठवां आपका हो जाएगा बिहार। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ सटी हुई है जो कि भारत के राज्यों में सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं। पहला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि न्यू दिल्ली के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ सटी हुई है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित राज्यों अर्थात 9 राज्यों के साथ सटी हुई है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन और बनता है कि बताइए कि यूपी की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक लगी हुई है। तो देखिए एमपी के साथ सर्वाधिक लगी हुई है। वहीं अगर सर्वाधिक सीमा की अगर बात करता है तो किसके साथ बनाता है, एमपी के साथ। और सबसे कम सीमा की अगर बात करें तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। देखिए कुछ किलोमीटर तक सटी हुई है। तो आज भारत की स्थिति और विस्तार वाले चैप्टर में लगभग सारे टॉपिकों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के द्वीपों से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।